नमस्कार, मैं हूँ गरिमा। आप देख रहे हैं सिनेमा अड्डा। हॉटस्टार पर 13 अक्टूबर को एक सीरीज आ रही है, नाम है सुल्तान ऑफ दिल्ली। और अर्नब रे की किताब है सुल्तान ऑफ दिल्ली, उसका अडेप्टेशन है। मेरे साथ वेब सीरीज की पूरी टीम है। और अच्छी बात यह है कि सारे एपिसोड्स एक साथ ड्रॉप हो जाएंगे तो यू कैन बिंज वॉच। तो सबसे पहले मिलन सर, मेरा सवाल आपसे है जी। कि जब हम अडेप्टेशन करते हैं किसी भी बुक का तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? अच्छा सवाल है, क्योंकि ये पहली बार है कि मैं एक किताब को अडेप्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो फ़ायदा बहुत हो जाता है, क्योंकि फाउंडेशन किसी और ने रखा हुआ है, तो आपका आधा काम हो जाता है। आपके कैरेक्टर्स और उनका जो इंटरप्ले है और जो पिलर्स हैं कहानी के, वो ऑलरेडी रखे हुए हैं। लेकिन अडेप्टेशन में आपको अ, किताब के किताब की जो एसेंस है, किताब का जो एसेंस है वो भी रखना पड़ता है, और साथ में आपको उसको सिनेमैटिकली बदलना भी पड़ता है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप ज़्यादा ना बदलें। वो चीज़ें निकाल दें जो आपको शायद ना या पसंद ना हो, या आपके ऑडियंस को शायद पसंद ना आए, लेकिन बेसिक ग्राफ कहानी का वही रहना चाहिए। यू हैव टू स्टे ट्रू टू द मटेरियल। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहा उसमें। मैं, सुपर्ण, करण व्यास, नमित, हम सब इन्वॉल्व थे। काफ़ी वक्त लगा, लेकिन एक चीज़ का फ़ायदा हुआ कि अर्नब रे जिन्होंने किताब लिखी है, वो एक सेल्फ कन्फेस्ड 70s सिनेमा के फ़ैन हैं खुद। तो उसका जो फ्लेवर था वो ऑलरेडी सेट था। ऐसा नहीं था कि हमने कि बहुत डार्क सब्जेक्ट को उठा के ब्राइटर बनाने की कोशिश की। वो उनके राइटिंग में ऑलरेडी वो लय थी। तो अच्छा, बहुत अच्छा प्रोसेस रहा। और किताब में तो और बहुत कुछ है। मेरे ख्याल से हमने सिर्फ 30% यूज किया होगा। तो गॉड विलिंग सीजन 2, सीजन 3 अगर ये लोग मुझे झेल पाए और मैं इनको झेल पाया, तो 2 सीजन और करेंगे। मेरा सवाल आप तीनों से है, और जो चाहे पहले जवाब दे सकते हैं। 60s का वो चार्म, वो बॉडी लैंग्वेज, वो भाषा, वो अडेप्ट करना, उसको खुद के अंदर पिरोना, वो कितना मुश्किल था? मुश्किल तो नहीं, बहुत एक्साइटिंग था और बहुत मज़ेदार था, खासकर कि मिलन सर जैसे डायरेक्टर के साथ, क्योंकि उनका एक फोटे है एक विंटेज सिनेमा को कैनवस पर उतारना। और इसके लिए दो प्रोसेसेस मैं कहूँगा। एक तो द एस्थेटिक प्रोसेस, जो कि कॉस्ट्यूम्स, हेयर, एंड it is for the first time that I have been on a project where we have gone into so much detail. I would say it probably was a month of trials of just like ये हेयर वर्क करेगा कि नहीं, क्लीन शेव जाए कि नहीं जाए, स्टबल रखें, फिर एक मूछ डिसाइड हुई, वो मूछ रखेंगे, देन उसके बाद बालों पर आए, एंड देन ऑल द यू ट्राई डिफरेंट काइंड्स ऑफ जैकेट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेनिम्स, एंड देन व्हेन यू गेट टू सेट, उस जमाने की गाड़ियां, वो घड़ी, वो उस तरह के चश्मे, सो इट यू जस्ट ऑटोमेटिकली फील when you see everything around you from that time that you have just walked through a time portal और अब वापस 1960s में आ गए। कभी ऐसा होता था घर जाते थे तो खुद को शीशे में देख के लगता था अरे ये ताहिर नहीं है, ये तो अर्जुन है? बहुत बार, खासकर कि क्योंकि मैं क्लीन शेव था, जो कि आजकल उतना फैशन में नहीं है, एंड मूछ भी पहना करता था, तो काफी टाइम ऐसा लगता था, और हमारा शेड्यूल भी इतना लंबा चला। एंड नेचुरली एक वो होता है कि एक कैरेक्टर के साथ जब आप इतने टाइम बिताते हैं तो उसकी कुछ ट्रेट्स होती हैं जो आपकी खुद के पर्सनालिटी में आने लगते हैं। सर, आई डोंट थिंक आई मेंशन्ड दिस टू यू आल्सो, बट नेचुरली विंटेज जैकेट्स या डबल ब्रेस्ट और डेनिम जैकेट्स, आई जस्ट, कोई उसकी वजह नहीं होती थी। मैं शॉप में भी जाता था तो वो विंटेज ही, मेरा टेस्ट उस तरफ जाने लगा ओवर 1 ईयर। तो डेफिनेटली दैट्स अ गुड क्वेश्चन। थैंक यू। मोनिया? I think he has said it all. I'd just like to add, it was मुझे भी, मैं हमेशा सबको ये बोलती हूँ, I'm born too late. मुझे बड़ा अच्छा लगता है 60s 70s का फैशन, और एक ना अदायकी है उनमें। सारी लड़की दे सो फेमिनिन, क्योंकि आई बिलीव हम सब में एज अ मैन एंड वुमेन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज होती हैं। बट इफ यू सी जिस तरह से वो लोग अपना बैग पकड़ेंगी, या जिस तरह से बैठेंगी, जिस तरह से बात बोलेंगी, देयर इज अ लय, ताल टू इट, जो मुझे बहुत पसंद है। आई फील लाइक वो एक रिदम पकड़ना, ऑब्वियसली कपड़े, जूते, स्टाइलिंग, I think the same applies to men also. Men also. Men were men. Men. You know, real men. I mean, 60s, 70s, that whole essence. तो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, मजा आया। और सर जैसे जैसे मुझे एक्सप्लेन करते थे, और मुझे लगता हाँ ऐसे ही हो, ऐसे करेंगे। So I got very excited and I was very happy on set. तो वो लुक
जी। लाने के लिए नयनतारा का 60s का तैयार That होने is, में I ready cannot होने take में the credit. कितना time? It's Jia who's our costume designer who's created all these looks with the whole team. But I and must say that Moni का जो एक IQ है या उसका grasping power है, along with her own sense of fashion, उसका जो अपना एक sense है style का, वो बहुत strong है. जैसे कंगना में वही बात मैंने देखी थी Once Upon a Time में, कि उसका अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टाइल एंड फैशन बहुत ज़्यादा तेज़ है. मोनी का भी अगर आप उसका इंस्टाग्राम देखें या कहीं पे भी आप किसी भी इवेंट में देखें तो शी अंडरस्टैंड स्टाइल वेरी वेल. नॉट मेनी पीपल डू. सो दैट हेल्प्ड अस अ लॉट and it's somebody with a figure like her is very easy to dress well and she carries off her costumes very well. But I think it was a good collaboration between costume team, myself and her. ये इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए. अंजुम, आपका एक्सपीरियंस? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए ये थी कि एक तो आपको ये पता ही है कि जब आप इस दुनिया में घुसने वाले हैं तो सर के वजह से जो भी पैलेट तैयार होगा, चाहे वो कॉस्ट्यूम हो, चाहे वो विजुअल एक पैलेट हो या जो भी चीज़ हो, म्यूजिक हो, तो वो सब चीज़ें तो हो जाएंगी. लेकिन उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप वहाँ पे जब खड़े होंगे तो आप अलग नहीं लगने चाहिए. तो मेरे लिए हमेशा मुझे पता था जैसे जैसे हम ट्रायल्स कर रहे थे कि लुक तो सेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें मेरा बहुत कम योगदान है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ प्रख्यात किस्म के लोग हैं जो उसको एकदम सेट कर देंगे. मेरे लिए ये था कि वो इंसान जब बोलेगा और जब उसकी सोच एक एक सीन में, कहानी में दिखेगी, तो वो लगना चाहिए कि 60s की सोच है. क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमारी सोसाइटी भी 60s, 70s, 80s, 90s और आज तक में बहुत अलग हुई है, इवॉल्व हुई है, एक अलग दिशा में गई है. इनफैक्ट हम एक सीन कर रहे थे, हम तीनों का ही सीन था, सर को याद होगा, लीडो में, और वो सीन बहुत अच्छा हुआ. उसमें कुछ लेयर्स थी, इमोशन भी थे, बहुत अच्छा सीन हुआ, बढ़िया था, सब हुआ. और हम लोगों को लगा सीन खत्म हो गया, तो सर आया, सर ने बोला सीन बहुत अच्छा हुआ है, सब बढ़िया परफॉर्मेंस है, सारी चीजें. ही सेड 60s नहीं लग रहा. अब मुझे समझ में नहीं आया. देन ही सैट विद मी, ऐसे पता है क्या है, 60s में ना आदमी जब बात करता था दोस्त से या किसी लड़की से, भले ही इज्जत से बात कर रहा है, लेकिन उसके अंदर एक वो होता था कुछ चीज, एक या उसके एटीट्यूड में हो एक चार्म था, एक करिश्मा था, कुछ एक चीज थी, वो ऐसे सोचता था. तो वो सारी चीजें जैसे जैसे वो बोलते गए तो मेरे सामने चीजें खुलती गई, और फिर हमने दोबारा एक टेक किया. आई थिंक वो सही था. तो मेरे लिए 60s ये था कि माइंड और वो इंसान खड़ा हो, वो सोच आ पाए. मिलन सर, वो उस हम दौर की अगर बात करें 60s 70s की, तो आपके पिताजी उस दौर के बहुत बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर रहे हैं, और आज मैंने देखा आपकी बिटिया इस इवेंट में आपके साथ आई थी, तो आप भी उनके साथ जाते होंगे, तो उस समय लोग कैसे बात करते हैं, एक्टर्स खुद को कैसे पोर्ट्रे करते हैं, वो दौर कैसा था, आपने बहुत करीब से वो देखा होगा. तो जब आप इस सीरीज को बना रहे थे तो इसे ऑथेंटिक बनाने के लिए आपने नॉस्टैल्जिया में डुबकी लगाई होगी. मेरे ख्याल से जो ज्यादा मैंने जो मुझे फिल्में पसंद है, जैसे अमित जी की फिल्में बहुत पसंद है, तो वो उनका असर मुझ पे ज्यादा पड़ा है. और जब आपका जब जिस दशक में आपका बचपन होता है या कॉलेज के दिन होते हैं, तो वो शायद एक छाप छोड़ जाते हैं आपके ऊपर, चाहे आप दिल्ली के रहने वाले हों या कलकत्ता के हों. या तो जैसे हमारे टाइम पे जो भी फिल्में हम देखते थे, वो उन सब चीज़ों का एक मिश्रण है, जो और एक फैसिनेशन है. जैसे कि मैंने कहा कि women were different at the time, men were different at the time. Attitude जो होता है वो एक मर्दानगी बोलिए या एक हुस्न की अदाएं बोलिए, वो सारी चीज़ें, म्यूजिक में एक प्योरिटी, एक सफाई, वो सब पसंद है, एक पर्सनल प्रेफरेंस. अच्छा ताहिर, जब आप मर्दानी के लिए पहले दिन शूट करने पहुंचे तो आपको जो गार्ड साहब थे उन्होंने रोक लिया जी. आपको अंदर नहीं जाने दिया. उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि आपको फैंस देखकर पहचानने लगे, तो वो मोमेंट क्या था, वो मोमेंट कब आया जब आपको लगा कि हाँ अब मैंने कर लिया है, अब वो फैंस मुझे पहचानने लगे? एक पर्टिकुलर ऐसा मोमेंट,
कोई भी आपको याद आता हो? श्योर ऐसा मर्दानी के बाद मुझे याद है मैं एक बारी फ्लाइट पर चढ़ा था और एक छोटी सी बच्ची थी और उसको एक फोटो लेनी थी, तो एयर होस्टेस ने उसको बोला कि आप पीछे चले जाइए, फ्लाइट एक बारी टेक ऑफ हो जाए, और तो वो इतने जोर से रोने लगी कि मतलब फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाई जब तक वो आकर उसने फोटो ली और फिर वो जाकर वापस बैठी। और मैंने पहली बार देखा था मतलब किसी को जिसने मेरे को बड़े पर्दे पर देखा और ऐसी तस्वीर लेते हुए, और काफी बड़ा मोमेंट था वो मेरे लिए। Yeah. मोनी, आपका वो मोमेंट कब था? I think after my first show, I did Kyunki. सास भी कुछ Yeah. So I think I was actually shocked. किसी ने मुझसे पहला दूसरा एपिसोड आया ही था और मैं मॉल गई थी और किसी ने मुझसे पूछ लिया कि आप ऑटोग्राफ देंगी क्या? And I was like, why is this person asking for my autograph? Like it was strange, you know, because we're not used to doing that. So yeah, so that was the beginning of it, I guess. अंजुम, आपके मिर्जापुर के मीम्स तो काफी चलते हैं, आपका वो पहला मोमेंट कब था? मेरे लिए वही था जब सेकंड सीजन आया, तो इत्तेफाक से मैं उस समय काफ़ी ट्रैवल कर रहा था, तो मैं उन दिनों कश्मीर, हिमाचल, राजस्थान वगैरह काफ़ी गया, तो हर जगह जिस तरह से मैंने लोगों को देखा, चाहे मैं किसी ढाबे पे बैठा हूँ पंजाब में या राजस्थान में कहीं घूम रहा हूँ या हिमाचल की किसी सड़क पे चल रहा हूँ, तो जिस पैशन से वो लोग आते थे बात करने। और एक चीज़ होती है कि मतलब ये थोड़ी अलग बात है कि एक होता है कि कोई इंसान आता है आपके पास और कहता है कि अरे हमने आपको देखा और ये सारी चीज़ें, उनको मैंने देखा है, मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं खास इसको लेके कि वो बात करना चाहते हैं, उनके पास कुछ है कहने के लिए, तो वो आपको 2-3 मिनट देना पड़ता है कि अच्छा आप जो भी आपको फील हुआ, जो भी आप अपनी चीज़ व्यक्त करना चाह रहे हैं, आप दीजिए 2 मिनट, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके की कुछ बहुत ही पैशनेट एक्सपीरियंसेस रहे हैं। Okay. But just to add to that, I think as an actor, the most humbling thing and the best thing that you can do is when someone wants to have a conversation with you, rather than वो सिर्फ आए एक फोटो खींच के, आपने उनका नाम तक नहीं पूछा, पर अगर कोई आता है, मैंने आपकी ये चीज देखी, इस किरदार के, इस कहानी के बारे में मुझे ये लगा, एंड आई एम वेरी श्योर, लेट्स से फिंगर्स क्रॉस्ड, जब सुल्तान ऑफ दिल्ली देखेंगे तो ऐसे रिएक्शंस आएंगे। क्योंकि सुल्तान ऑफ दिल्ली में ना ऐसी कितनी चीजें हैं, मतलब ये लुक और वो सारी चीजें, पैलेट, स्केल, वो सब है, लेकिन जो मिलन सर की पहले भी कामों में रहा एक सोल, वो परफॉर्मेंस, सोल, और इवेंचुअली वो कैरेक्टर को ह्यूमनाइज तरीके से दिखाने की जो एक कोशिश वो रही है, कामयाब कोशिश, वो सुल्तान में बहुत ज्यादा है। जब आपके पास किरदार आया था बंगाली का, तो जो कैरेक्टर ब्रीफ आपको दिया गया था वो क्या था? वो तो मतलब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे अभी भी वो 1.5 साल पुरानी बात याद है, जब मैं पहली बार मिलन सर के ऑफिस में बैठा था और उन्होंने मुझे बुलाया, और मेरे लिए तो एक तरीके से एक पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ था लाइफ में, बिकॉज बहुत पहले आई वाज अ स्मॉल टाइनी डॉट इन हिज बिग क्रिएशन व्हिच ही डिड मेनी इयर्स बैक, एंड देन वी मेट, एंड उन्होंने बहुत ही आराम से ऑफिस में बिठा के कॉफी पिला के कहानी शुरू की, और उन्होंने कहानी शुरू की, बताया सारा कैरेक्टर मुझे, और उन्होंने फिर 3 ही चीजें बोली, कुछ रेफरेंसेस उन्होंने दिए, और उन्होंने 1-2 चीजें इतनी सटीक कहीं, जो कि मैं सिर्फ सुन रहा था उनकी बातें कि वो क्या कह रहे हैं, और मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं शायद ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है इस तरीके का किरदार वो आप देखेंगे जब शो आएगा, किसी भी एक्टर की लाइफ में ना थोड़ा समय बाद आता है, क्योंकि उसमें इस तरीके की चीजें, मैच्योरिटी है, शेड्स हैं, सो मतलब आफ्टर ही वाज ऑफरिंग मी दिस रोल, आई वाज लाइक कि सर आर यू श्योर यू आर ऑफरिंग मी दिस रोल, बिकॉज इट इज अ रोल which needs a certain amount of carrying something, and he was on point, like कैसे होता है, जो रियल लाइफ रेफरेंसेस हैं कि एक इंसान अगर ऐसा हो तो क्या होगा, and it was on point। और काफी अलग-अलग शेड्स हैं बंगाली के ना? हाँ, ऐसे ही उम्मीद की जा सकती है, बाकी हम 13 अक्टूबर को ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इसके कैसे शेड्स हैं। मिलन सर 90s की फिल्मों का, उस समय के सिनेमा के रिक्रिएशन का, सीक्वल का दौर चल रहा है, आप अपनी किसी फिल्म का सीक्वल बना चाहेंगे? मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं टैक्सी नंबर 9-2-11 में नाना पाटेकर और जॉन अब्राहम को वापस साथ में देखना चाहूंगी। आपने सही कहा शायद, क्योंकि ये बहुत लोगों ने आके मुझसे कहा है, और इनफैक्ट उस फिल्म के राइट्स जिनके पास हैं, वो लोग भी चाह रहे हैं कि मैं इसका सीक्वल बनाऊं, और हालांकि मुझे खुद अभी तक पूरा यकीन नहीं है। एक
कहानी आई है हमारे पास जिस पे हमने काम शुरू किया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और जैसे अगर सही तरीके से कहानी तैयार हो गई तो बना लेंगे। हम इंतजार करेंगे। थैंक मौनी, टीवी से सिनेमा का ट्रांजिशन, इस पे बहुत जी। बार बात होती भी रही है और बहुत सारे लोगों ने बात की भी जी। है। सिनेमा में कई बार ऐसे देखा जाता है कि ओ ही इज फ्रॉम टीवी और शी इज फ्रॉम टीवी। हिना खान ने भी एक बार कहा था जब उनको कैंस में जाना था तो डिजाइनर्स ने उनको कपड़े देने से ये कह के इनकार कर दिया कि शी इज फ्रॉम टीवी। तो इज दिस अ थिंग, ऐसा होता है कभी आपके course साथ होता हुआ है है? ऑफ कोर्स। अभी आई गेस काफी थोड़ा वक्त हो गया है, बट इनिशियली इवन व्हेन आई मेड द ट्रांजिशन, इन ऑल ऑनेस्टी थोड़ा डिफरेंशिएशन था। एंड आई थिंक इट्स अ प्रॉब्लम जब आप किसी इंसान को, एंड आई डोंट इवन आई एम नॉट इवन सेइंग जस्ट टीवी और फिल्म, लाइक इफ यू आर हैविंग अ कन्वर्सेशन विद मी, you have to understand if I have gone to meet you for a project, if I fit the character or not, do I have the capacity to carry the role or not, and उसके बाद खाली ये बोल के ये सोच के किसी को साइट कर देना या अलग एलिनेट कर देना कि आप टेलीविजन से हो तो आप इसीलिए नहीं कर सकते। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि टेलीविजन एक ऐसा मीडियम है जहाँ आप 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे जब आप एक्टिंग कर रहे हो रोज कैमरा के सामने, जिस तरह की डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म के साथ हमें काम करना पड़ता है पूरे साल, इट्स प्योर हार्ड वर्क, पैशन, लेबर वर्क, यू नो। So initially I used to feel that I'm like, why wouldn't people look beyond the fact that I have worked in a certain medium and just call me for auditions and call me for look tests and then decide if I am capable of carrying a part or not. But unfortunately it's something that exists. But I will also say people like starting from Sushant and then Radhika and Mrinal, they are all doing such wonderful work. Correct. And the lines are blurring and it's a good thing. In fact, I think when you get an actor from television, मैंने 2 लोगों के साथ काम किया है, जैसे प्राची देसाई के साथ काम किया है और उसके बाद मौनी के साथ काम किया है, जिन्होंने बहुत सारा टेलीविजन उससे पहले किया था। तो आपको एक बात की गारंटी है कि आपको बहुत क्विक ग्रास्पिंग प्रोफेशनल आर्टिस्ट मिलेगा जो आपके कैरेक्टर को बिल्कुल परफेक्टली समझ के उसको एग्जीक्यूट करेगा, बिकॉज दे कम सो वेल रिहर्स्ड। अगर एक एक्टर ने 4 फिल्में की हैं या 5 फिल्में की हैं तो इन्होंने 80 फिल्में की, इक्वल टू 80 फिल्में की है आपके सेट पे आने से पहले। बहुत फर्क पड़ता है। सर, जब आप ओटीटी के लिए शूट कर रहे होते हैं या आप एक फिल्म बना रहे होते हैं 3 घंटे के आसपास की, क्या ज्यादा मुश्किल होता है और क्या अंतर होता है? उस मुश्किल को समझने के लिए मैंने ये शो किया है एक्चुअली। तो आपको क्या, क्योंकि लोग कहते थे कि ये अलग मीडियम है, इसमें आपको डेली 8 मिनट आउटपुट देना पड़ेगा और इसमें आपको वो लग्जरी नहीं मिलेगी, वो स्केल नहीं मिलेगा। तो आई सेड क्यों नहीं मिलेगा, और मैं अगर कोई और 8 मिनट शूट कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये ऐसा कोई लकीर कोई खींच नहीं सकता मेरे लिए। तो इस वजह से मैं इसमें गया। और मैं और एक चीज समझना चाहता था कि अगर आप 120 मिनट के बजाय अगर आप 300 मिनट एक स्क्रिप्ट के साथ रहें, कैरेक्टर्स के साथ रहें, तो क्या होगा? क्या आपको बोरियत होगी? क्या आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा? क्या आपको कुछ सीखने को मिलेगा? मुझे लगता है इस शो से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरा अपना डिसिप्लिन, मुझे जो मेरी शॉट डिजाइनिंग है, जो मेरा टाइम मैनेजमेंट है, वो मुझे बदलना पड़ा। किस तरह से एक्टरों को ब्रीफ करना है ताकि उतना सारा काम एक दिन में हो जाए जो एक फिल्म में नहीं होता है। और एक पुरानी कहावत है कि वर्क एक्सपैंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स इन द टाइम प्रोवाइडेड। तो कैसे एक दिन में ताहिर, अंजुम, मौनी सब जानते हैं हमने शॉट्स कैसे डिजाइन किए और मल्टीपल कैमरास के साथ शूटिंग की, कभी कभी एक टेक में सीन खत्म किया। एक गाना हमने किया है विदाउट कट जो हमने 2 बार रिहर्स किया। तो आई वांटेड टू सी कि ये क्या है, ये चैलेंज। इस कुएं से मुझे पानी पीना है, मैं इससे दूर नहीं रह सकता। ये मेरे मीडियम, मेरे बिजनेस का एक हिस्सा है। आई हैव टू अंडरस्टैंड। आई कांट से कि मुझे इससे डर लगता है या ये मेरे लिए छोटा है या ये मेरे लिए मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज आप हमने जो 270 मिनट्स बनाए हैं उसने हम सबको बहुत कुछ सिखाया भी है कि आपको किस तरह कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है अपनी, चाहे वो डायरेक्टर की हो,
चाहे वो फोटोग्राफर की हो, चाहे वो एक्टर की हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर की हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा आपको as much as 3 films. So that is the length difference. और इसमें सॉरी मैं एक चीज ऐड करूं, जैसे जैसे एग्जैक्टली जो सर कह रहे हैं ये हमने रोज होते हुए देखा है। जैसे कि आपको मतलब एक पैलेट, और जो उनकी भी अपने आप से एक उम्मीद होगी कि मुझे ये तो डिलीवर करना है, क्योंकि अगर मैं पहली बार उस लेवल पे शो बना रहा हूँ। बट ही यूज्ड टू कम, वो एक प्लान से नहीं आते थे, उनके पास कई प्लान्स होते थे कि अगर ये हुआ तो मैं ये करूंगा, और क्विकली मुझे शिफ्ट इस पे करना है विदाउट लूजिंग जो एक एसेंस है उसका, वो बिना उसको लूज किए हुए मुझे कैसे यहाँ करना है। और वो ज्यादातर लोगों को पता नहीं चलता था, लेकिन क्योंकि हम उतने करीब थे तो हम ये कई बार समझ पाते थे कि ये कैसे चीजें, ही हैज ways to get things work done from different people. And adapt. Adapt. Yeah. तो कभी कुछ ऐसा हुआ शूटिंग के दौरान कि प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी वर्क वो रोज होता कोई है। ऐसा इंसिडेंट ये तो हर शूट पे रोज होता है। सुनाना चाहिए? See, basically, जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था तो मैं मेरे अंदर एक थॉट था कि किसी भी एक्टर को छोड़ के किसी और के ना आने से शूटिंग रुकनी नहीं चाहिए। एक थॉट मेरे माइंड में आया था बहुत पहले। तो मैंने जब मैं असिस्ट करता था तो मैंने कैमरा ऑपरेट करना सीख लिया, मैंने नागरा ऑपरेट करना सीख लिया, मैंने स्टिल्स लेना सीखा, मैंने एडिट करना सीखा, मैंने गाने रिकॉर्ड करने सीखे, मैं डबिंग कराता था एक्टरों से। तो कभी भी अगर कोई इंसान नहीं आता था सेट पे, इन्होंने देखा होगा कई बार कि मैं दौड़ के चले जाके गाड़ी चला के ले आऊंगा या बाइक ले आऊंगा या एक लाइट पैन करके दे दूंगा। तो उसमें क्या होता है कि आपको अपने ऊपर एक चीज का भरोसा है कि आपको कोई किसी भी कोने में डाले, आप किसी ना किसी तरह उस कोने में से निकल आओगे। एंड दैट इज फिल्म मेकिंग। जो रोज आपको जो आपके जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं वो आपको एक कोने में डालते हैं, उस जिसमें से आपको ना कि सिर्फ निकलना है लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से निकलना है। क्योंकि एक्टर का टेम्परामेंट है, प्रोड्यूसर का चैलेंज है, टाइम का प्रेशर है, आपको लाइटिंग करनी है, कैमरामैन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सब को छोड़ने, ये सब कुछ को झेलने के बाद आपको अंदर जाके एक अच्छा सीन शूट करना है। मतलब हमारे कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसमें हमने डे लाइट में शूट किया है, और जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे शूट होना है वो सीन। तो उसके लिए चाहे वो सनराइज हो या सनसेट हो, तो उसके लिए सर प्लान करते थे कि हमने एक सीन कर लिया, ये दूसरा सीन हमें शाम को करना है। उसकी रिहर्सल हम ऑलरेडी 4 घंटे पहले कर चुके हैं, जिससे कि जब हम उस समय पहुंचे तो कैमरा अपनी जगह हो, एक्टर्स को पता है, सब हो, हम सिर्फ पहुंचेंगे और शूट करेंगे। क्योंकि दैट वी वर वेरी क्रिटिकल विद टाइम। जिस तरीके का लुक अगर आपको ऐसे क्रिएट करना है तो आपके सूरज और चांद सितारे और धूप ये सब आपके दोस्त होने पड़ते हैं वरना आपको मिलता नहीं है फिर शॉट। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू ऑल। डर्टी पिक्चर का एक डायलॉग है, फिल्में 3 चीजों से चलती हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है। बिल्कुल वही है। ये बिल्कुल प्योर Into एंटरटेनमेंट। three. कूल, थैंक यू सो मच Thank you. हमसे बात करने के लिए। तो आप लोगों ने ट्रेलर देखा है तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और 13 अक्टूबर को तो पूरी सीरीज आपको हॉटस्टार पर देखने को मिलेगी। मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूं गरिमा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए ललन टॉक। बाय।